Hello everyone, welcome back to Study with RK. Today we will study about unit number 4, microbiology of drinking water and wastewater. And I will make this video in many more parts because it includes many subtopics. In this video we will discuss about part A, microbiology of drinking water. It includes subtopics like sanitary survey, bacteriological evidence of pollution, bacteriological analysis and sampling techniques of water. And another video lecture we will study about bacteriological analysis and sampling techniques of water, and in this lecture we will discuss about two topics, that is sanitary survey and bacteriological evidence of pollution. So let's start. First of all, what is sanitary survey? So the definition is that inspection of a water producing system by a qualified sanitation or engineer is called sanitary survey. यहाँ पे क्वालिफाइड सैनिटेशन और इंजीनियर के द्वारा वाटर प्रोड्यूसिंग सिस्टम है जो वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके देता है, उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में कौन कौन सी बातें इंक्लूड्स होती है? पहले तो इंजीनियर रो वाटर के सोर्स का निरीक्षण करते हैं और उसकी क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने वाली कंडीशन भी उसमें इंक्लूड होती है। इसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, एंड कंज्यूमर को वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिस्टम का निर्माण कैसा है, वे सभी पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड है। एंड कम्युनिटी और म्यूनिसिपैलिटी जो कंडीशन है जो वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो कभी स्टैटिक नहीं होती, यानी कि स्थिर नहीं होती, इसलिए इंस्पेक्शन करना भी ज़रूरी है। क्योंकि पॉपुलेशन में अगर कोई चेंज होता है और इंडस्ट्री के टाइप्स और सीवेज की क्वांटिटी कितनी है और सीवेज को किस तरह से डिस्पोज किया जाता है, सो कॉन्सिक्वेंटली पीरियोडिक एंड कॉम्प्रहेंसिवली सैनिटरी सर्वे करना आवश्यक है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए वाटर की क्वालिटी स्टैंडर्ड है या फिर डिक्रीज हो गई है। इस सर्वे से जो भी डेटा हमें प्राप्त होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इंडिकेटिंग एनी चेंजेस इन ऑपरेशन दैट मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डेवलपिंग एंड ऑफ फाइंडिंग द सोर्सेस ऑफ डिफिकल्टीज दैट मे अपीयर अनएक्सपेक्टेडली। मतलब कि अगर हमें वाटर की क्वालिटी और उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम इस डेटा में से खोज सकते हैं कि सिस्टम में कहाँ पे लेकिंग है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड सैनिटरी सर्वे से पता चलता है कि क्या पानी ऐसी परिस्थितियों में उत्पादित किया जा रहा है जिसमें पीने योग्य पानी का उत्पादन किया जाएगा। पीने योग्य पानी मतलब कि पोर्टेबल वाटर। हालांकि वाटर की पोर्टेबिलिटी कितनी है वो हमें केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट से ही पता चलता है और उससे ही निर्धारित की जा सकती है। केमिकल एनालिसिस से ये इंडिकेट होता है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है, और इसके अलावा कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है। लेकिन ये टेस्ट माइन्यूट डिग्री में सीवेज कंटामिनेशन का पता लगाने के लिए इतनी भी सेंसिटिव नहीं है और इतनी भी स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी ओर ये जो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट है जो डिज़ाइन किया गया है, और ये जो पॉल्यूशन के एविडेंस को रिवील करने में बहुत ही बेहतरीन, सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, इसलिए बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट के कंपैरिजन में बेहद ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है जो माइन्यूट डिग्री का भी सीवेज कंटामिनेशन डिटेक्ट कर सकता है। तो ये था सैनिटरी सर्वे। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पॉल्यूशन। कोई यह मान सकता है कि वाटर के रूटीन एनालिसिस का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज करना है, मतलब कि सर्चिंग करना है। So one might assume that the objective in the routine analysis of water would be to search for pathogenic microorganisms. So this is not true because of following reasons. तो फर्स्ट रीज़न ये है कि वाटर में पैथोजेंस स्पोरेडिकली यानी कि इरेगुलरली, अनियमित रूप से एंटर होते रहते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। सो कॉन्सिक्वेंटली जो हम लेबोरेटरी में वाटर सैंपल सबमिट करते हैं तो पॉसिबल है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ही ना हो, बिकॉज दे कुड बी मिस्ड इन द सैंपल। एंड सेकंड रीज़न ये है कि कभी कभी पैथोजेंस बहुत ही स्मॉल नंबर में प्रेजेंट है, तो पॉसिबल है कि वो लेबोरेटरी प्रोसीजर द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि एस्केप हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज़
कई बार लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट प्राप्त करने में 24 घंटे और इससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो यदि पैथोजेंस इस वाटर में मौजूद पाए गए तो कई लोगों ने इस समय तक पानी को कंज्यूम किया होगा और संक्रमण के संपर्क में भी आ गए होंगे। सो इट वुड बी एक्सपोज टू इन्फेक्शंस। Then it is known that the pathogens that gain entrance into body of water arrive there via intestinal discharge or intestinal discharges of human or other animals। मतलब कि वाटर बॉडी में ये पैथोजेंस आते कहाँ से हैं? तो ह्यूमन और अदर एनिमल्स के इंटेस्टिनल डिस्चार्ज और फिशेस के माध्यम से ये पैथोजेंस वाटर बॉडी में एंटर होते हैं। देन certain bacterial species like Escherichia coli and related organisms designated as coliforms, जिसे हम coliforms कहते हैं, and fecal streptococci and Clostridium perfringens जो human and other animals के large intestine में रहते हैं, इसलिए वो फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं। सो इस प्रकार वाटर में इन बैक्टीरियोलॉजिकल स्पीसीज में से किसी की भी प्रेजेंस ह्यूमन और एनिमल ओरिजिन के फिकल पॉल्यूशन का एविडेंस है। If these organisms are present in water, the way is also open for intestinal pathogens to gain entrance, and since they too occur in fishes. Since the laboratory examination of water for pathogens is based with the disadvantages already enumerated, means counted, techniques have been developed for the demonstration of bacterial species of non-excretal origin, particularly organisms of the coliform group. So हम यहाँ पे coliform group के बारे में बात करेंगे। This approach which has proved satisfactory in practice has the following advantages. First advantage ये है कि coliform organisms, particularly E. coli, Escherichia coli, are constantly present in the human intestine in large numbers. E. coli जो है वो human intestine में large number में लगातार present है और यह अनुमान है कि billions of these organisms are excreted by an average person in one day. Then सेकेंड एडवांटेज ये है कि दिस ऑर्गेनिजम्स जनरली लाइव लॉन्गर इन वाटर देन इंटेस्टिनल पैथोजेंस। ये ऑर्गेनिजम्स आमतौर पर इंटेस्टिनल पैथोजन की तुलना में वाटर में लंबे समय तक रहते हैं। देन थर्ड वन इज ए हेल्दी पर्सन नॉर्मली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का उत्सर्जन नहीं करेगा, मतलब कि एक्सक्रीशन नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके इंटेस्टिनल ट्रैक में इन्फेक्शन डेवलप होता है तो ये जो पैथोजन है वो ड्यूरिंग द डायग्नोसिस उसके फिशेस सैंपल में अपीयर होते हैं। सो इस प्रकार वाटर में कॉलीफॉर्म की प्रेजेंस को वार्निंग सिग्नल यानी कि चेतावनी संकेत माना जाता है। मतलब ये जो वाटर में है वो पोटेंशियली डेंजरस पॉल्यूशन के अधीन है। सो हमने इस वीडियो में पार्ट 1 या 4.1 में से पहले जो 2 सब टॉपिक्स है उसको कवर किया है, सैनिटरी सर्वे एंड बैक्टीरियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ पॉल्यूशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विथ आरके।